नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ की आज हम 158वीं क्लास यहाँ पर कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस सीरीज़ में आपको अलग अलग एग्ज़ाम के जो आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये एक पूरी सीरीज है जिसकी हम 158वीं क्लास आज यहाँ पर कवर करेंगे। इस सीरीज में हम केवल प्रश्न उत्तर को कवर नहीं करते, यहाँ पर उन क्वेश्चंस को, उनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके साथ कवर करते हुए चलते हैं। अगर आपने इस सीरीज को शुरुआत से कवर नहीं किया है तो इसकी हमने 4 मास्टर वीडियोस बनाई हैं, जिसमें हर वीडियो में आप 500 प्रश्न यानी 4 वीडियोस के माध्यम से टोटल 2000 प्रश्नों का एक क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी इसकी बनी हुई है, आप सिंगल भी इनको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही काल अनुक्रमिक क्या होगा? दिल्ली सल्तनत पे सैयद वंश का शासन हुआ था। 1414 में तुगलक वंश के बाद दिल्ली में सैयद वंश का शासन स्थापित होता है। सैयद वंश में आपके 4 ही राजा हुए हैं और उन्हीं चारों का क्रम लगाने से आपको यहां पर पूछा गया था। सैयद वंश का जो संस्थापक था उसका नाम क्या था? सैयद वंश का जो संस्थापक था वो था खिज्र खान। यानी इस वंश का पहला राजा कौन होगा? खिज्र खान होगा। इसने 1414 से लेकर 1421 तक शासन किया। इसके बाद गद्दी पर बैठा मुबारक शाह, नंबर 2 इसका हो जाएगा। नंबर 3 पर आएगा मोहम्मद शाह, जिसने 1434 से लेकर 1443 तक शासन किया, और सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। तो सबसे पहले खिज्र खान यानी 1, उसके बाद मुबारक शाह यानी 3, उसके बाद आपका 2 और फिर 4। 1 3 2 4 हमारा यहां पर बना ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सैयद वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको इसी के साथ नोट करते हुए चलें ताकि आप जब भी इन नोट्स को पढ़ें आपका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा रिवीजन साथ साथ में होता रहे। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश कौन है? तब आप कहेंगे सैयद वंश है। किस वंश के शासकों ने खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया था? तो भी आप कहेंगे सैयद वंश के शासकों ने बताया था। एक और क्वेश्चन, जो इस वंश का पहला राजा था खिज्र खान, इसने एक उपाधि धारण करी थी रयात ए आला। क्वेश्चन आता है, किसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करी और रयात ए आला की उपाधि धारण करी? वो कौन है? खिज्र खान है। एक और क्वेश्चन, किस शासक ने तुगलक वंश के राजाओं के नाम सिक्कों पर उत्कीर्ण करवाए थे? तो वो भी खिज्र खान था। इसने तुगलकों के जो सिक्के थे, उनके जो नाम थे, उन्हीं को अपने सिक्कों पर यहां पर अंकित करवाया। ठीक है। इसी प्रकार जो इस वंश का दूसरा शासक हुआ मुबारक शाह, इसको लेकर के कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम देखेंगे। खिज्र खान को देख लिया, सैयद वंश के बारे में देखा, अब मुबारक शाह को देखते हैं। इसने 1421 से लेकर 1434 तक शासन किया। इसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, खुद को सुल्तान घोषित करने वाला सैयद वंश का पहला राजा कौन है? संस्थापक ने नहीं किया था, उसके बाद वाले ने किया, मुबारक शाह। इसने शाह की उपाधि धारण करी, अपने नाम के सिक्के इसने यहां पर चलवाए। यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नगर की स्थापना भी किसने करी थी? इसी मुबारक शाह ने करी थी। इसी मुबारक शाह का एक दरबारी था जिसका नाम है यहिया बिन अहमद सरहिंदी। ये इसी का दरबारी था और इसी की एक फेमस किताब है तारीख ए मुबारक शाही। क्वेश्चन आता है, तारीख ए मुबारक शाही किसके काल में लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, किसका वो दरबारी था? तो इसी मुबारक शाह के ऊपर वो किताब है, सैयद वंश की जानकारी हमको देता है। ठीक है। उसके बाद मोहम्मद शाह से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अलाउद्दीन आलम शाह से बनता है, सैयद वंश का अंतिम राजा। तो एक क्वेश्चन से हमने पूरे सैयद वंश का एक क्विक रिवीजन यहां पर किया। दिल्ली सल्तनत के ऊपर ऑलरेडी डिटेल क्लासेस बनी हैं जिसमें हमने एक एक वंश के बारे में डिटेल में बात करी है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में बात करी है। आप प्लेलिस्ट से उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? कई बार हमने इस क्वेश्चन को किया है और कई बार यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है।
देखिए हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है वो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची लगभग सभी राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित है। 6ठी वाली अनुसूची केवल 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इन 4 राज्यों में कौन कौन से आते हैं? इसमें हमारा एक असम आता है, उसके अलावा मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है और मिजोरम आता है। तो हमारा कौन कौन आ गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, नागालैंड नहीं होगा, नागालैंड नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार करें और उनको कालक्रम अनुसार लगाएं। तो देखिए दिल्ली सल्तनत के शासकों का क्रम लगाने को आता है, उसके वंशों का क्रम लगाने को आता है कि सबसे पहले किसने शासन किया, फिर कौन सा वंश आया, इस तरीके से। इसी प्रकार मुगलों में भी राजाओं के क्रम लगाने को आते हैं। अब क्योंकि जो शुरुआती 5-6 राजा थे वो काफी ज्यादा फेमस थे, उनका क्रम नहीं आता। जो उत्तर मुगल कालीन सम्राट हैं उनके नाम पूछे जाते हैं, क्रम लगाने को आता है। वैसे ही आपको 4 नाम यहां पर दिए गए हैं। सबसे पहले इनमें राजा कौन बना था? देखिए औरंगजेब तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको आसानी से याद होता है कि सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं बना, फिर अकबर बना, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। औरंगजेब के बाद जो राजा बना था वो बहादुर शाह बना था। बहादुर शाह अलग है और बहादुर शाह जफर अलग है। ठीक है, ये औरंगजेब के तुरंत बाद बना था। तो यहां पर सबसे पहले कौन आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बहादुर शाह के बाद जो राजा बना वो जहांदर शाह बना, यानी 3 के बाद 2 होगा। इसके बाद बना था फर्रुखसियार, इसके बाद 1 आ जाएगा। और उसके बाद जो आपका बना इनमें से वो है मोहम्मद शाह रंगीला। हालांकि इसके बीच में भी 2 राजा और बने थे, लेकिन वो काफी कम समय के लिए बने थे, जिसमें आपका शाहजहां द्वितीय हो गया और रफी उद दर्जात हो गया, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए बने थे। 1 साल के अंदर दोनों के दोनों राजा गद्दी से हट गए थे। तो फर्रुखसियार के बाद जो अगला प्रमुख है वो मोहम्मद शाह रंगीला है। तो ये हमारा सही क्रम बना है 3 2 1 4। इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा 3 2 1 4। मध्यकालीन इतिहास के ऊपर हमारा एक मास्टर वीडियो भी बना हुआ है, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल कालीन प्रशासन के बारे में, मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में, सिख साम्राज्य के बारे में डिटेल में बात करी है। उसका लिंक मैंने सुबह कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था, वहां से उसको वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो लास्ट वीडियो में भी हमने गुप्त काल के प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बात करी थी। उस पेपर में क्वेश्चन बना था कि गुप्त काल में विधि क्या होती थी। तो यह एक प्रशासनिक इकाई थी। मैंने आपको पूरा प्रशासनिक ढांचा बताया था गुप्त काल का। अब आपको क्रम लगाने को आया है कि इनको क्रम के अनुसार लगाइए। जो प्रशासनिक विभाजन है, जो पहले बड़ा इकाई है उसको पहले रखिए, जो छोटी है उसे बाद में रखिए। हमने डिटेल में देखा था कि गुप्त काल में जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वो देश होती थी। जो देश होता था वो कई सारे प्रांतों में विभाजित होता था और उन प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। तो गुप्त साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहते थे? भुक्ति कहते थे। ये सारे जो प्रांत होते थे कई सारे जिलों में विभाजित होते थे और गुप्त काल में जिलों को विषय कहा जाता था। उसी प्रकार यह सारे जो आपके जिले हैं, जो विषय हैं, ये आपके कई सारी तहसीलों में बटे होते थे और इन तहसीलों को विधि कहा जाता था। तो सबसे ऊपर भुक्ति यानी प्रांत, फिर विषय यानी जिला, फिर विधि यानी तहसील, और तहसील आपके फिर आते थे सारे गांव। तो सबसे इसका जो क्रम होगा वो क्या हो जाएगा? भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। साइमन कमीशन को लेकर के 2 बातें दी गई हैं। चलिए देखते हैं कौन सा वाला सही है। पहला, इसने 2 बार भारत का दौरा किया था। यह आपका बिल्कुल सही पॉइंट है। जब हमने राष्ट्रीय आंदोलन में साइमन कमीशन वाला टॉपिक कवर किया, उसमें डिटेल में जाना था कि साइमन कमीशन ने 2 बार भारत का दौरा किया था। कुल कितनी बार ये भारत आया? 2 बार आया था। पहली बार फरवरी 1928 में आया और दूसरी बार अक्टूबर 1928 में आया था। ठीक है, अपनी रिपोर्ट ये जमा करता है 1930 में। तो पहला वाला पॉइंट आपका सही है। दूसरा, इसका दूसरा दौरा अक्टूबर 1929 में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा।
2 बार आया, दोनों ही बार 1928 में आया, पहली बार फरवरी में, दूसरी बार अक्टूबर में। ठीक है, तो 1928 के अलावा ये कभी नहीं आया, उसी साल 2 बार आया। तो सेकंड वाला गलत है, पहला वाला आपका सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। निम्न युग्मों में से कितने युग्म यहां पर सही हैं? अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाने लगे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर यह नहीं पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है, यह पूछा है इनमें से कितने सही हैं। चलिए देखते हैं कितने इनमें से सही हैं। देखिए, समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता, यह अनुच्छेद 36 में बताया गया है, यह आपका गलत हो जाएगा। आर्टिकल 36 में राज्य किसे कहते हैं, राज्य की परिभाषा क्या है वो दी गई है, तो ये वाला आपका गलत है। समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता जो है आपकी, ये आर्टिकल 39A में बताई गई है। ठीक है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये 43B में बताया गया है, ये आपका बिल्कुल सही है। जो आर्टिकल 43B है, इसे 97th अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में जोड़ा गया था। सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43A में दी गई है, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उद्योगों का प्रबंधन होगा उसमें कर्मचारियों को भी भागीदारी दी जाए, उनको भी भागीदार बनाया जाए, वो 43A में कहा गया है। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत है और इसकी जगह पर क्या होना था, 39A। साथ में इसको भी याद करते हुए चले। इसके बाद आपका दूसरा और तीसरा दोनों सही हैं। आपको पूछा है कितने सही हैं, तो कौन कौन से सही हैं वो आपने नहीं बताना है। कितने सही हैं, हमारे पास 2 सही हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो आजाद भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ये थी दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जो दामोदर घाटी परियोजना है, ये आपके दामोदर नदी के ऊपर बनी हुई है। दामोदर नदी बंगाल की जो प्रमुख नदी है, हुगली नदी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, हुगली की प्रमुख सहायक नदी का नाम है दामोदर और इसी नदी के ऊपर बनी है भारत की पहली, आजाद भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इस नदी को लेकर के एक क्वेश्चन और याद करना, इसे बंगाल का शोक कहते हैं, क्वेश्चन बना है। दामोदर घाटी निगम, इसकी स्थापना कब करी गई, क्वेश्चन भी पेपर में आता है, 1948 में करी गई थी। ठीक है, जो बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं होती हैं, इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? तो भारत भारतीयों के लिए यह नारा या यह कथन ये था दयानंद सरस्वती का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कई बार हमने इनके बारे में बातें करी हैं, कई बार इनको लेकर के क्वेश्चंस को कवर किया है, कई बार इस नारे को भी देखा है। भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसका है? दयानंद सरस्वती का है। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे के अंदर आर्य समाज की स्थापना करी थी। आप सभी जानते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भारत भारतीयों के लिए है, नारा किसका है? आपको विकल्प में इनका नाम नहीं देता है आर्य समाज, तो दोनों को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था मूल शंकर, इसको भी याद करेंगे। इनके गुरु का नाम था स्वामी विरजानंद। ठीक है, बंबई की माणिक चंद्र वाटिका में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। वेदों की ओर लौटो, वो नारा भी आर्य समाज का था, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का था। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? भारत के राष्ट्रीय चिन्हों को लेकर के सवाल बनते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर और इसे घोषित किया गया था 1963 में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। कब अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा? तब आप डेट याद करेंगे, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, वो अशोक चिन्ह है। सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है वहां से उसे लिया गया है। उसे कब अपनाया गया? तब याद करेंगे 26 जनवरी 1950 को उसे अपनाया गया था। जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, उसे कब अपनाया गया? ये तिथियां बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे 26 जनवरी को अपनाया गया था, जो राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय गान को इससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को अपना दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रगीत की बात करें, वंदे मातरम, इसे भी 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। कुछ जगहों पर 24 जनवरी भी दिया है, तो आपने दोनों डेट्स को याद करना है वंदे मातरम को लेकर के।
जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है जो शक संवत पर आधारित है, उसे कब अपनाया गया? तो उसकी तिथि याद करेंगे, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, शुरुआत में हमारा राष्ट्रीय पशु था जो वो सिंह होता था। 1967 तक हमारा राष्ट्रीय पशु सिंह था, लेकिन उसके बाद यह दर्जा बाघ को दे दिया गया, टाइगर को दे दिया गया। वर्तमान में हमारा नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर है। नेक्स्ट है, अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो देखिए, वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये भारत की 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। अभी तक 15 राष्ट्रपति भारत में हुए हैं, लेकिन जो भारत रत्न मिला है वो अब तक केवल 6 राष्ट्रपतियों को मिला है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कौन वो 6 व्यक्ति हैं, 6 राष्ट्रपति हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है? सबसे पहले मिला था भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। उनको 1954 में, हालांकि राष्ट्रपति उस समय वो नहीं बने थे, बाद में जाकर बने, लेकिन उनको यह अवार्ड दिया जा चुका था। तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद देश के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको 1962 में भारत रत्न दिया गया। तो राजेंद्र प्रसाद दूसरे राष्ट्रपति बने। तीसरे राष्ट्रपति बने जाकिर हुसैन, उनको 1963 में भारत रत्न दिया गया, तो जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति बन गए। चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, जिनको भारत रत्न दिया गया। इसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, और फिर 6ठे नंबर पे आते हैं प्रणब मुखर्जी। तो ये 6 राष्ट्रपति हैं जिनको यह अवार्ड अभी तक मिला है। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह निम्न में से किसकी योग्यता प्राप्त कर ले? तो भारत का महान्यायवादी कौन बन सकता है? कौन इसकी योग्यता प्राप्त कर सकता है? कोई व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य है तो वो भारत का महान्यायवादी बन सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कार्यकाल की बात यहां पर करी गई है। जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, इसके अध्यक्ष सदस्य, इनका कार्यकाल 6 साल या 65 की उम्र तक होता है। और जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं या संयुक्त लोक सेवा आयोग होते हैं, उनका कार्यकाल 6 साल या 62 की उम्र तक होता है। तो यहां पर आपको वर्ष पूछा है, तो वर्ष दोनों जगह कितना हो जाएगा? 6 साल। बस इतना ध्यान रखना, जो संघ लोक सेवा आयोग है उसमें हाईएस्ट जो एज है वो 65 की है, और राज्य में और संयुक्त वाले में 62 की है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 44वां संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट संशोधन है। 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके माध्यम से क्या क्या परिवर्तन किए गए, क्या क्या चीज़ें करी गई, वो पेपर में आती हैं। इसके माध्यम से जो पहला बड़ा चेंज किया गया, संपत्ति के मूल अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया। वो इसी संशोधन के माध्यम से हुआ था। दूसरा जो इसके माध्यम से चेंज किया गया, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार फिर से 5 साल का कर दिया गया। इसलिए किया गया क्योंकि जो 42वां संशोधन हुआ था आपातकाल के दौरान 1976 में, उसमें लोकसभा का और विधानसभाओं का कार्यकाल 1-1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो इसके माध्यम से उसको वापस 5 साल का किया गया। तीसरा जो यहां पर चेंज किया गया, आपातकाल वाले आर्टिकल में जो आंतरिक अशांति था उसे सशस्त्र विद्रोह से स्थानांतरित कर दिया गया। यानी अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लग सकता, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में सबसे व्यापक श्रेणी में है? भूगोल वाली सीरीज में हमने भारत की मृदाओं के बारे में डिटेल में जाना था। कई बार हमने इस क्वेश्चन को देखा है। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी 43% क्षेत्र में। इसके बाद आती है लाल मिट्टी लगभग 18% क्षेत्र में, फिर काली मिट्टी 15%, लेटराइट मिट्टी लगभग 3.7%। ऑप्शन ए सही आंसर है। संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति, इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं। संसदीय समितियों को लेकर के सवाल आते हैं। 2 प्रमुख समितियां हैं, एक लोक लेखा समिति और एक आपकी प्राक्कलन समिति।
प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। नेक्स्ट है, किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक है। मध्यवर्ती स्तर यानी खंड स्तर पर, यानी ब्लॉक स्तर पर। जैसा आप जानते हैं, पंचायती राज के बारे में जब हमने पढ़ा था, उसका वीडियो कवर किया था। जिन राज्यों में जनसंख्या 20 लाख से कम होती है, उन राज्यों में या तो जिला पंचायत होती है और एक आपकी ग्राम पंचायत होती है। बीच वाला जो स्तर होता है, ब्लॉक स्तर होता है, क्षेत्र पंचायत हम जिसको कहते हैं, वो नहीं होती है उन राज्यों में जहां पर 20 लाख से कम जनसंख्या है। लेकिन अगर जनसंख्या 20 लाख से अधिक है तो खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किया था। यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया था, उत्तराखंड में भी आया और आपके दूसरे विभिन्न एग्जामों में भी पूछा गया, अलग अलग स्टेट्स में। देखिए, बंगाल विभाजन की बात करें, बंगाल विभाजन 1905 में होता है। बंगाल विभाजन की जो घोषणा करी जाती है वो 20 जुलाई 1905 को होती है और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो शुरुआती आंदोलन चले, उनका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मध्यकाल में टांडा शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो मध्यकाल में टांडा शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता था? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। देखिए, आप सभी जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण जो प्रणाली थी उसको किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली का उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि उसके सैनिकों को किसी भी चीज की कमी ना हो और उसके सैनिकों को कम दाम पर उनकी आवश्यकता की सारी चीजें मिल जाएं। क्योंकि आप जानते हैं उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि किस सल्तनत के राजा के पास सबसे बड़ी स्थायी सेना थी, स्थायी सेना सबसे ज्यादा किसके पास थी? तो आप कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो सेना का वो पूरा ध्यान वहां पर रखने का प्रयास करता है और इसीलिए वो करता है बाजार नियंत्रण पॉलिसी को अपनाता है। तो उन बाजारों में अनाज की भी कोई कमी ना हो, अनाज प्रॉपर बाजार तक पहुंचता रहे, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बंजारों की मदद ली गई। बंजारों के पूरे पूरे समूह आते थे और बाजार तक अनाज को सप्लाई करते थे। उन्हीं बंजारों के समूह को टांडा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने भी इनका सहयोग लिया और जहांगीर के द्वारा, जहांगीर की जो संस्मरण है जहांगीरनामा, उसमें भी इनका उल्लेख किया गया है कि इनके द्वारा अनाज को लाया जाता था क्रय विक्रय करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इल्बर्ट बिल का संगठित रूप से विरोध करने के लिए अंग्रेजों या यूरोपियों ने किस एक संगठन की स्थापना करी थी? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के काल में आया था। इस बिल में क्या कहा गया था कि भारतीय न्यायाधीश को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार होगा जिनमें यूरोपीय नागरिक शामिल हैं, यानी आरोप यूरोपीय नागरिक पर है और उस मामले की सुनवाई का अधिकार भारतीयों को होगा। यह कहा गया था इल्बर्ट बिल में। तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों ने, गोरों ने इसका विरोध करना था, क्योंकि कोई भारतीय उनको कैसे सजा सुना सकता है। तो इल्बर्ट बिल का विरोध किया गया। श्वेत क्रांति या श्वेत रेवोल्यूशन, श्वेत विद्रोह जो इसके खिलाफ हुआ उसको कहा जाता है। और प्रॉपर तरीके से विद्रोह करने के लिए अंग्रेजों ने एक संगठन बनाया था, यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्न में से किसके सहयोग से करी थी? यह क्वेश्चन भी पेपर में आया है। जो मदन मोहन मालवीय हैं, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी, 1916 में करी थी। और इसके स्थापना में इनका सहयोग किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पर कवर किया। इन क्वेश्चंस को ना सिर्फ कवर किया, इनके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखा, जिससे आपका रिवीजन भी हो, आपकी प्रैक्टिस भी हो और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर यहाँ पर होते रहें। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।